नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आपका शहर आपका रिपोर्टर में बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में चार बड़ी खबरों की। चार बड़ी खबरें कौन सी हैं वो देख लीजिए, जान लीजिए। आज मध्य प्रदेश में बजट पेश हो चुका है। कई महत्वपूर्ण बातें बजट में हुई। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है और ना ही कोई भी योजनाओं को बंद किया गया है। कई सारे प्रावधान है बजट में, आपको बताएंगे विस्तार से। वहीं हादसे से सबक लिया गया है। जो हाथरस में, यूपी के हाथरस में जो हादसा हुआ उससे सबक लेते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने भक्तों से एक अपील की है। क्या कुछ कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, वो आपको बताएंगे। और इसी के साथ बात हम करेंगे महादेव सट्टा ऐप में एक बड़े खुलासे की। क्या खुलासा हुआ है महादेव सट्टा ऐप में, उस पर भी बात होगी। और इसी के साथ ही मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मॉनसून पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है और जो अब बारिश है वो आफत की बारिश बन गई है, क्योंकि कई इलाकों में जलभराव के हालात यहां पर बन रहे हैं। ये सभी खबरें विस्तार से आज हम जानेंगे आपका शहर आपका रिपोर्टर आपके इस कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का 4 जुलाई यानी कल दूसरा जन दर्शन का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री प्रदेश भर से आए नागरिकों से सीधा संवाद करेंगे, जैसा कि पहले किया था। जब पहले कार्यक्रम हुआ था तब मुख्यमंत्री ने सीधे लोगों से बातचीत की थी। अब एक बार फिर से मतलब कल दूसरा जनदर्शन कार्यक्रम होने जा रहा है। प्रदेश भर से लोग जनदर्शन कार्यक्रम में शामिल हो गए। पहले की तरह 27 जून को पहला जनदर्शन कार्यक्रम हुआ था। इसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। लोगों ने अपने अपने आवेदन दिए। बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने और कई समस्याओं का निराकरण तुरंत ही किया है और कईयों को आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। संबंधित विभागों के तमाम अधिकारी भी इस जनदर्शन कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं, अपना आवेदन मुख्यमंत्री को देते हैं। आम जनता, आम लोग, महिलाएं भी बड़ी संख्या में पहुंचती हैं, युवा भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और बुजुर्ग भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर। 27 जून को पहला जनदर्शन कार्यक्रम हुआ था और कल 4 जुलाई को दूसरा जनदर्शन कार्यक्रम होने जा रहा है। क्या कुछ तैयारियां हैं इसको लेकर वो हम जानेंगे। सीधे आपको रायपुर लिए चलते हमारे सहयोगी नितेश गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। नितेश, 27 जून को जब कार्यक्रम हुआ था तब देखा था हमने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे अपनी समस्याओं को लेकर। एक बहुत अच्छी पहले सरकार की। एक बार फिर से कल जन दर्शन कार्यक्रम का दूसरा आयोजन, दूसरी बार। बिल्कुल सुमित, 27 तारीख को पहला जनदर्शन हुआ था और अब उसी की तर्ज में हर गुरुवार या कि जिस दिन सीएम की अगर कहीं गुरुवार को व्यस्तता रही तो जो भी सुलभ दिन रहेगा, जो भी सही दिन रहेगा, उस दिन जनदर्शन होना है। जन दर्शन में जनता का दर्शन करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे, उनकी समस्याओं को सुनते नजर आएंगे। पिछली बार भी जैसे उन्होंने समस्याएं सुनी थी, इस बार भी सुनेंगे। इसके साथ ही सीधा संवाद करेंगे, उनकी हाथों से खुद एप्लीकेशन लेंगे और तमाम जो अधिकारी हैं विभागों के, संबंधित विभागों के अधिकारी, वो भी सीएम हाउस में ही मौजूद रहेंगे और तमाम जो लोगों की समस्याएं हैं उनको त्वरित रूप से समाधान दिया जाएगा। बड़ी खूबसूरत तस्वीरें आई थी, विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और खुद इसे सीएम हाउस कहें या जनसंपर्क विभाग तमाम जगहों के द्वारा सराहा भी गया था कि किस तरह से दिव्यांगों को, वृद्धों को, समस्या से वंचितों को, आश्रितों को, शोषितों को किस तरह से सहायता दी गई थी। किसी को हाथों हाथ व्हील चेयर दी जा रही थी, कान की मशीन, किसी का अस्पताल में बेटा बीमार है, लंबे समय से उसका उपचार नहीं हो रहा था तो इन सब चीजों का प्रबंध किया जा रहा था। किसी के नक्शे की, खसरे की जो तमाम समस्याएं थी त्वरित रूप से समाधान करते हुए इस बार फिर कल विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री दिखाई देंगे छत्तीसगढ़ के। और अब ये कार्यक्रम अनवरत रूप से चलता रहेगा। पिछली भी सरकारों में हमने देखा था कि भेंट मुलाकात जैसे कार्यक्रम हुए थे और इस बार जन दर्शन की शुरुआत की गई है। सुमित, निश्चित तौर पर नितेश, और एक संवेदनशील मुख्यमंत्री की पहचान भी है कि लोगों से मिल रहे हैं और लोगों को अपने मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर लोग भी काफी आश्वस्त वहां पर नजर आते होंगे। समझ आता होगा कि प्रदेश के मुखिया खुद उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं उनसे मिलकर। बिल्कुल सुमित, सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पर कोई दरबार की थीम नहीं है। जन दर्शन यानी कि जनता
पूज्य है। लोकतंत्र में जिस तरह से जनता से सरकार बनती है, जनता से विधायक बनते हैं मुख्यमंत्री, तो जनता की प्राथमिकता दी गई है। प्रत्यक्ष संवाद, कोई भी बीच में खिड़की नहीं, कोई भी बीच में बाधा नहीं, बैरियर नहीं। जो लोग लंबे 20-20 साल से, पिछली बार हमने देखा था लोग परेशान हैं, वो सीधा मुख्यमंत्री से बता रहे हैं कि मैं इस विभाग में इस समस्या से पीड़ित हूं, इस समस्या से ग्रसित हूं, मेरी समस्या का समाधान करिए। और मुख्यमंत्री भी त्वरित रूप से फैसला लेते हैं। निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी कल जो जनदर्शन कार्यक्रम फिर से शुरू होगा, दूसरा पार्ट हम कह सकते हैं, उसमें कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। नितेश, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सहयोग केंद्र फिर से शुरू होने वाला है। आम जनता और कार्यकर्ताओं की मंत्री समस्याएं सुनेंगे। सहयोग केंद्र में अलग अलग दिन मंत्री मौजूद रहेंगे। बीजेपी कार्यालय में सहयोग केंद्र आयोजित किया जाएगा, जहां दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक समस्याओं की सुनवाई होगी और उसका निराकरण भी किया जाएगा। तय कार्यक्रम के अनुसार 4 जुलाई को मंत्री लखनलाल देवांगन मौजूद रहेंगे। 5 जुलाई को दयालदास बघेल समस्या सुनेंगे। 8 जुलाई को डिप्टी सीएम अरुण साह मौजूद रहेंगे। 9 जुलाई को मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल समस्याएं सुनेंगे लोगों की। तो बेहद अच्छी पहल हम कह सकते हैं सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की। सहयोग केंद्र शुरू होने जा रहा है, बीजेपी दफ्तर में ही सहयोग केंद्र शुरू होने जा रहा है। और इस सहयोग केंद्र के जरिए जो मंत्री, अलग अलग मंत्रियों की जिम्मेदारी अलग अलग दिन तय की गई है। मंत्री मौजूद रहेंगे बीजेपी दफ्तर में, लोगों की समस्याओं को जानेंगे, आम जनता की समस्या सुनेंगे सभी मंत्री। सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको बताया कि किस दिन कौन सा मंत्री रहेगा। 9 जुलाई को श्याम बिहारी जायसवाल, 8 जुलाई को अरुण साव डिप्टी सीएम, 5 जुलाई को मंत्री दयालदास बघेल, 4 जुलाई को मंत्री लखनलाल देवांगन सहयोग केंद्र में मौजूद रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं, सहयोगी खोमन साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। खोमन, एक तरफ हम देख रहे हैं कि जनदर्शन कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री खुद लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और इसके अलावा भी बीजेपी अपने स्तर पर भी ऐसा कार्यक्रम करने जा रही है। सहयोग केंद्र के जरिए लोगों की समस्याओं को मंत्री भी सुनेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर सुमित, जिस तरीके से सरकार लगातार जनता से संवाद कर रही है, उनकी समस्याओं का हल कर रही है, इसी कड़ी में तमाम मंत्रिमंडल के लोग हर सप्ताह एक दिन जो है एकात्म परिसर में बैठेंगे, माफ़ करिएगा कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठेंगे। वहां आम जनता की समस्या सुनते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा उसके विभाग में जो योजनाएं चलाई जा रही है उसका भी फीडबैक लेते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर पूरे कार्यक्रम का रूपरेखा यही है कि हर एक दिन जो है मंत्री वहां बैठेंगे, वहां के आम जनता पूरा प्रदेश भर से आती है, चूंकि जनदर्शन है। तो इसके अलावा जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो भी पहुंचते हैं, तो उनकी समस्या त्वरित निराकरण करते हुए मंत्री नजर आने वाले हैं। और सरकार का यही उद्देश्य है ये तमाम सहयोग केंद्र खोलने के पीछे कि सरकार और जनता के बीच जो संवाद है वो कायम रहे, ताकि जो भी समस्याएं जनता की है वो सीधे तौर पर सरकार हल करे। खोमन, एक चीज जानना चाहूंगा आपसे खोमन कि क्या ये हफ्ते में एक दिन का कार्यक्रम रहेगा? हफ्ते में एक दिन सहयोग केंद्र के जरिए लोग अपनी समस्याओं को बता पाएंगे सरकार के सामने? देखिए, निश्चित तौर पर सुमित, यही उद्देश्य है सरकार की कि कोई भी जो समस्या है वो त्वरित निराकरण हो। किसी भी आम जनता को, किसी भी मतदाता को किसी तरीके से जो लगातार हम देखते हैं कि दर दर भटकने को बहुत सारे लोग मजबूर हो जाते हैं, दफ्तर में लगातार भटकते रहते। तो सरकार ये चाहती है, विष्णु सरकार ये चाहती है, कोई भी आम जनता अपनी समस्याओं को लेकर दफ्तरों के चक्कर ना काटे। और यही कारण है, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, यही मकसद है तमाम लोग जो है आम जनता से परेशानी नहीं होनी चाहिए, सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े आम नागरिक को, यही सरकार का मकसद है। बहुत शुक्रिया आपका खोमन, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते अब बात हो जाए महादेव सट्टा ऐप मामले में पुलिस के बड़े एक्शन की। दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीसीयू की टीम ने रायपुर के घर में छापा मारा, 80 लाख रुपए कैश बरामद किया है। 80 लाख रुपया कैश मिला है। पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया है। मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। हवाला का पैसा होने की आशंका, जल्द ही पूरे मामले का पुलिस खुलासा करेगी। आज ही पुलिस पूरे मामले का खुलासा कर सकती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, खबरें ये भी हैं। महादेव सट्टा ऐप मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, दुर्ग पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। एसीसीयू की टीम ने रायपुर में छापा मारा था और एक घर से पुलिस को 80 लाख रुपया कैश मिला।
4 आरोपी भी हिरासत में लिए गए। मुख्य आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश कर रही है पुलिस। ये पैसा हवाला का हो सकता है। हवाला का पैसा होने की आशंका जाहिर की जा रही है। जल्द ही पूरे मामले का पुलिस खुलासा करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। महादेव सट्टा ऐप, जिसमें कई बड़े नामों का जिक्र हुआ, कई बड़े नाम आए, कई बड़ी हस्तियां, दुबई से संचालित होता है। दुबई से इसके तार जुड़े हुए हैं। महादेव सट्टा ऐप, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के नाम भी इसमें आया था। अधिक जानकारी के लिए हम सीधा रुख करेंगे। हमारे सहयोगी दुर्ग से दिलीप शर्मा जुड़ गए हैं। दिलीप, एक बहुत बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है। 80 लाख रुपए कैश, बहुत बड़ी रकम होती है। 80 लाख रुपए कैश एक घर से बरामद हुए हैं, लेकिन फिलहाल अभी भी मुख्य आरोपी की तलाश जारी है पुलिस को। बिल्कुल सुमित, आपने बहुत सही कहा कि बहुत बड़ी कार्रवाई है महादेव ऐप को लेकर अब तक का, क्योंकि 80 लाख कैश आज तक इस महादेव ऐप के में नहीं पकड़ाया था, कैश नहीं मिला था। अक्सर हम देखते थे कि जो लेन देन का है, जो खाता है, जो बैंक खाते हैं, वो करोड़ों के ट्रांजैक्शन दिखते थे, लेकिन कैश मिलना कहीं न कहीं एक बड़ी कार्रवाई, बड़ी सफलता है दुर्ग पुलिस के लिए, क्योंकि ये पैसे जो बताया जा रहा है कि हवाला था, क्योंकि जो ऑनलाइन सट्टा महादेव के जरिए जो लोग बेटिंग करते थे उनको पैसा देना था, क्योंकि हवाला के जरिए ये पैसे कैश में करते थे। तो ये मामले में लेकर दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रायपुर में छापा मारकर 4 आरोपियों को अरेस्ट किया। इसके अलावा मुंबई में इसका मेन सरगना रहता है वीरू भाई, उसकी तलाश में जुटे हुए हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अब तक का महादेव सट्टा ऐप को लेकर दुर्ग पुलिस ने जो 80 लाख कैश पकड़े हैं, बहुत बड़ी रकम होती है दिलीप, 80 लाख रुपए कैश मिलना। और इसके तहत जैसा कि आप बता रहे हैं, मुंबई, दुबई से भी जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम भी आ गए थे। भूपेश बघेल का नाम भी आ गया था, जिस तरीके से हमने देखा है, तो और भी ज़्यादा बड़ा मामला ये बन गया था उस टाइम। लेकिन देखने वाली बात होगी पुलिस किस तरीके से इस मामले का खुलासा करती है और कब तक आरोपी तक पहुंच पाती है। दिलीप, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब नागपुर में सर्चिंग पर निकले जवानों की वापसी के दौरान नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर दिया। ब्लास्ट के बाद जवाबी कार्रवाई में नक्सली भाग खड़े हुए। मुठभेड़ में जवानों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। कल हुई थी मुठभेड़, जिसमें 5 नक्सली ढेर हुए थे। मौके से 303 राइफल, 3 और 1 12 बोर की बंदूक के साथ ही नक्सल सामग्री भी बरामद हुई थी। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि मुठभेड़ में अब तक 6 नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं। नारायणपुर के कोकामेटा, इरकबट्टी, मोहंती, सोनपुर इत्यादि जगह से डीआरजी, एसटीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ के संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान दिनांक 2 जुलाई को सुबह से लेकर लगातार सुरक्षा बल या माओवादियों के बीच में अबुजमान की गमंडी और हितलार इलाका में कई बार मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के पश्चात इलाका का सर्चिंग के दौरान कुल 5 माओवादियों का डेड बॉडी बरामद किए गए थे। सभी 5 पुरुष माओवादी हैं। और इसी का अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी संजय ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं खबर पर अधिक जानकारी के साथ। संजय, क्या कुछ अपडेट है? फिलहाल बताया जाता है कि नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर दिया था, हालांकि किसी भी जवान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। देखिए सुमित, जवान 30 जून को निकले सर्चिंग पे। आज 4 तारीख है जब जवान 3 तारीख है जब जवान वापस लौट रहे हैं। 4 दिनों से जवान नक्सलियों के सबसे मजबूत गढ़ अबूझमाड़ के घमंडी इलाके में थे। इस इलाके में नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी मेंबर्स के होने की सूचना पर 4 जिलों से ये संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया था। 1000 से ज़्यादा जवान पिछले 72 घंटों से भी अधिक समय से इन जंगलों की खाक छान रहे थे और कल नक्सलियों का जवानों से सामना हुआ। नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग की, जिसके बाद जवानों ने नक्सलियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें 5 नक्सली ढेर हुए हैं, जिसके 100 लेकर जवान वापस लौट रहे हैं। हालांकि पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि इस मुठभेड़ में और भी बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं, लेकिन नक्सली अपने साथियों के 100 लेकर भाग खड़े हुए। इसके साथ ही बड़ी संख्या में हथियार भी वहां से बरामद हुए हैं। तो एक बार फिर से पुलिस को यहां बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुमित, निश्चित तौर पर देख रहे हैं हम संजय कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जवानों को बड़ी सफलता मिल रही है और जब से बीजेपी सरकार बनी है तब से ये जो एंटी नक्सल ऑपरेशन है वो भी ज़्यादा तेज हो गया है।
बिल्कुल, पिछले 6 महीने के आंकड़े की बात करूं तो अब तक अलग अलग मुठभेड़ों में 136 नक्सली मारे गए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है सुमित। ये टीसीओसी का दौर है। फरवरी से लेकर जून तक नक्सली टीसीओसी चलाते हैं। इस दौर में ही नक्सली सबसे अधिक आक्रामक होते हैं और जवानों को सबसे अधिक नुकसान इसी समय हुआ है। लेकिन इस बार कहानी उल्टी है। इस बार जवानों ने नक्सलियों के गढ़ में घुसकर उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचाया है। 136 नक्सली अब तक मारे गए हैं, 432 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं और इसके अलावा लगभग 500 नक्सलियों ने अब तक समर्पण किया है। तो ये संख्या ही बताती है कि इस बार पुलिस जो है वो लगातार हर मोर्चे पे नक्सलियों पर भारी पड़ी है। और इसका जो है सीधा सीधा कारण जो है वो ये है कि नक्सलियों के बहुत ही अंदरूनी गढ़ तक अब फोर्स के कैंप खुल चुके हैं। ऐसे में फोर्स जो है वो अब नक्सलियों के बहुत कोर इलाके तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाती है और यही वजह है कि लगातार फोर्स द्वारा इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आज भी घमंडी के इलाके से जहां जवान लौटे हैं, ये नक्सलियों का इतना कोर इलाका है कि यहां तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जवानों ने एक लंबा ऑपरेशन चलाकर यहाँ एक बड़ी सफलता हासिल की है। सुमित, ठीक है, पिछले 6 महीने में बहुत ज़्यादा नुकसान नक्सलियों को हुआ है, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है और बहुत बड़ी भी बात है। जिस तरीके से नक्सलियों के गढ़ में जवान जा रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, ढेर कर रहे हैं, उनके कैंपों को ध्वस्त किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका संजय, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। अब बात हो जाए बिलासपुर की, जहां पर अतिक्रमण के चलते सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। नगर निगम के ठेकेदार ने सड़क पर जगह जगह अतिक्रमण कर दिया, वहीं बड़े बड़े पाइप छोड़ दिए हैं। देखिए किस तरीके से लोग आने जाने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। वहीं गड्ढे और आवारा मवेशियों के अलावा सांड भी खुलेआम लड़ते हैं। कई बार यहां सांड लोगों से टकराकर उन्हें चोटिल भी कर देते हैं, लेकिन नगर निगम अधिकारियों को इनसे क्या मतलब, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बड़ी बात यह है कि नगर निगम ने जिन पाइप को सड़क पर खुले में छोड़ा है, इससे हादसों की आशंका बढ़ गई है। बिलासपुर, सरकंडा, मोकपा और बहुतराय चौका, खमतराई चौक, अशोकनगर, सीपत चौक, कोनी, कोटा रोड, कई ऐसी जगह हैं जहां पर कमोवेश ऐसे ही हालात। अधिक जानकारी के लिए सीधे बिलासपुर लिए चलते हैं। आपको आशीष दुबे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशीष, बेहद खराब स्थिति है, जिस तरीके से तस्वीरें हम देख रहे थे, लोगों को काफी परेशानी हो रही है जिस तरीके से अतिक्रमण कर दिया है नगर निगम ने। जी बिल्कुल सुमित, आप देखिए नगर निगम के अधिकारियों ने जो है बिलासपुर की सड़क को जो है डंपिंग यार्ड बना दिया है। लोग गिर रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई वास्ता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है सुमित कि एक दिन पहले जो है बिलासपुर रतनपुर नेशनल हाईवे मार्ग पर जो है एक वाहन चालक जो है गाय की चपेट में आकर जो है बुरी तरह घायल हो गया। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, यहाँ आप, मैं अपने कैमरामैन से कहता हूं आपको दिखाएंगे कि देखिए वही सड़क है जहां हम खड़े हैं और ये पीछे जो है सड़क खुद रही है, मवेशी बैठा हुआ है और ये पाइपलाइन पूरी सड़क से, मतलब जहाँ तक आप देख लीजिए 4 से 5 किलोमीटर तक डिवाइडरें बंद कर दी गई है। कैसे जो है लोग आएंगे जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है सुमित। दूसरी जो बात है कि हमारे साथ जो है एक इसी हादसे से चोटिल जो है बुजुर्ग खड़े हुए हैं, जो घटना के शिकार हुए हैं और वो कोसते हैं अधिकारियों को कि आखिर नगर निगम के अधिकारी उन्हें क्यों जो है व्यवस्था नहीं करते लोगों के सड़क को चलने को लेकर। तो ये देखिए, ये चोटिल है, इनके पैर को देखिए, ये गिरे हैं, बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर के और खड़े हैं हमारे साथ में। बताएंगे वो आपको खुद कि कैसी समस्या हो रही है। दादा बताइए। शासन मुख्यमंत्री जी का कोई गलती नहीं है, माननीय यहाँ कमिश्नर नगर निगम और कलेक्टर जी जो ठेकेदार दिया गया है उसका जबरदस्त समस्या है। ये जो चोट लगी है कैसे आप बिल्कुल निगम के अधिकारियों को उदासीनता है आशीष, निगम के अधिकारियों को उदासीनता है। लोग कितनी मुश्किल में हैं, चोटिल हो रहे हैं, घायल हो रहे हैं, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता अधिकारियों को। अधिकारी अपने मस्त हैं, बिजी हैं, सब देख रहे हैं, देखकर भी आंखें मूंद लेते हैं। जनता की परेशानियों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। यही दुर्भाग्य देश प्रदेश का। बहुत शुक्रिया आशीष, जुड़ने के लिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। अब बात करेंगे हम मुंगेली की, जहां पर जीवन को सुदृढ़ करने के लिए जिस स्कूल में तालीम ली जाती है, लेकिन वही स्कूल भविष्य के साथ खिलवाड़ करे तो आप क्या कहेंगे। मामला मुंगेली जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टेमरी का, जहां क्लास 9वीं
पढ़ने वाले 169 बच्चों में से 39 बच्चों का परीक्षा फल पूरक आया, तो वहीं 41 बच्चे फेल हो गए। स्कूल प्रबंधन विभाग की ऐसी लापरवाही कि अब जो बच्चे फेल हैं उन्हें प्रवेश एडमिशन देने से मना कर दिया है। बता दें कि कुछ बच्चों की टीसी भी उन्हें थमा दी गई है, तो कुछ बच्चों को प्राइवेट स्कूल जाने की नसीहत दी जा रही है। लापरवाही का ऐसा आलम है कि शिक्षा से वंचित होने वाले बच्चे आज स्कूल को त्याग करके अन्य काम करने लगे हैं। इस दौरान परेशान छात्रों और उनके परिजनों से बातचीत किए हमारे संवाददाता। तो मुंगेली हम लिए चलते हैं आपको, क्या कुछ हालात है मोहम्मद अलीम हमें वहां पर बताएंगे। अलीम, आपने बातचीत की होगी वहां पर मौजूद लोगों से, छात्रों से, परिजन से, क्या कुछ कह रहे हैं, कितने परेशान हैं लोग वहां पर? जी निश्चित सुमित, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने यह जो पूरा मामला है वह शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला टेमरी का है, जहां के जो प्राचार्य है वो 9वीं क्लास में फेल हुए बच्चों को पुनः प्रवेश लेने से मना कर रहे हैं। आलम यह है कि वहां के जो परिजन है वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। कक्षा 9वीं में जो दर्ज संख्या थी वो 169 थी, जिसमें 41 छात्रों अलीम, एडमिशन क्यों नहीं दे रहा है स्कूल? एडमिशन देने से मना क्यों कर रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या कुछ फायदा हो रहा है इससे स्कूल प्रबंधन को, या फिर क्या नुकसान हो रहा है क्या इससे? वहाँ के जो प्राचार्य है उनसे बात करें तो वो बताते हैं कि एडमिशन के लिए जगह फुल हो गया है। इसके लिए कलेक्टर के द्वारा भी उन्हें पत्र लिखा गया है कि जो भी बच्चे फेल हुए हैं उन्हें पुनः स्कूल में प्रवेश लिया जाए, क्योंकि 7-8 किलोमीटर तक के वहाँ पे कोई हाई स्कूल नहीं है। इसलिए बच्चों को मजबूरन प्रवेश न दिए जाने की स्थिति में उन्हें पढ़ाई छोड़कर अन्य काम मजदूरी करने पड़ते हैं। ठीक है मोहम्मद अलीम, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। लेकिन अगर अब टीसी थमा दी गई है, एडमिशन नहीं देंगे तो बच्चे करेंगे क्या? उनके भविष्य का क्या होगा? किसी ने सोचा? नहीं सोचा। आगे बढ़ते हैं। कवर्धा में एक बार फिर विस्तार न्यूज की खबर का असर देखने को मिला, जहां पंडरिया में सीसी रोड निर्माण कार्य में हुए भ्रष्टाचार की खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद अधिकारियों ने मामले में संज्ञान लिया है और नगर पालिका अधिकारी ने ठेकेदार को नोटिस जारी किया। सीसी रोड के निर्माण में भ्रष्टाचार की शिकायत लोगों ने विधायक और एसडीएम से की थी। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर नगर पालिका अधिकारी ने ठेकेदार को नोटिस जारी किया है। तो एक बार फिर से कवर्धा में विस्तार न्यूज की खबर का असर हुआ है। पंडरिया में सीसी रोड निर्माण कार्य में हुए भ्रष्टाचार की खबर को प्रमुखता से दिखाया कि किस तरीके से सीसी रोड के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ था। नगर पालिका अधिकारी ने ठेकेदार को नोटिस दिया है। सीसी रोड के निर्माण में भ्रष्टाचार की शिकायत लोगों ने विधायक और एसडीएम से की थी। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर नगर पालिका अधिकारी ने ठेकेदार को अब नोटिस जारी किया। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। हिमांशु ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। हिमांशु, विस्तार न्यूज़ की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। मकसद यही रहता है हमारा कि जो जनता से जुड़े मुद्दे हों वो उठाए जाएं और कहीं ना कहीं उसका असर भी देखने को मिले, वैसा ही कुछ हुआ? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि विस्तार न्यूज की टीम ने पंडरिया के वार्ड क्रमांक 13 और 14 में सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार की खबर को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद विस्तार न्यूज के खबर के बाद नगर पालिका के अधिकारी ठेकेदार को तत्काल नोटिस दिए और वहीं उसमें सुधार और गुणवत्ता पूर्वक काम कराए जाने को लेकर उनके द्वारा नोटिस जारी की गई थी, जिसमें जांच में सही पाए जाने पर नगर पालिका अधिकारी ने ठेकेदार को नोटिस जारी करते हुए उन्हें तत्काल उस पर गुणवत्तापूर्वक काम कराए जाने की बात कही थी। और वहीं हम आपको बता दें कि नगर पालिका पंडरिया ने नोटिस जारी कर ठेकेदार को गुणवत्तापूर्वक कार्य कराए जाने को लेकर निर्देश दिया था और साथ ही अनुबंध निरस्त की कार्रवाई करने की भी बात कही थी, जिसके बाद खबर दिखाए जाने के बाद विस्तार न्यूज की प्रमुखता से ठेकेदार को नोटिस जारी कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे अब कोरिया जिले में जल जीवन मिशन योजना के लिए खोदे गए गड्ढे आम नागरिकों के लिए अब मुसीबत बन गए हैं, परेशानी बन गए हैं। ज़्यादातर जगह पर मुख्य सड़क के बगल से या लोगों के घर के सामने गड्ढे खोदे गए, लेकिन उन गड्ढों को ठीक से नहीं भरने के चलते लोगों को आवागमन में काफ़ी परेशानी हो रही है। आवागमन बाधित होने के साथ साथ खोदे गए गड्ढे की मिट्टी सड़क पर फैली हुई है और बारिश के मौसम में फिसलने से लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। हालांकि अभी कोई बड़ी घटना घटित नहीं हुई, परंतु इस बात की आशंका बनी हुई है कि कभी भी कोई भी बड़ी घटना घटित हो सकती है। इस विषय में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी
चंद्र बदन सिंह ने बताया है कि सभी ठेकेदारों को निर्देशित किया गया है कि पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्ढों को ठीक किया जाए ताकि कोई दुर्घटना ना घटे। संबंध में तो सभी ठेकेदारों को निर्देशित किया गया है कि जो भी पाइपलाइन का काम है उसको ये पुनः वास्तविक इसके ओरिजिनल पोजीशन में रेस्टोरेट कर दें ताकि किसी तरह की दुर्घटना नहीं हो। फिर भी यदि कहीं ऐसा शिकायत है तो वो काम पूरा किया जाएगा ताकि कोई दुर्घटना नहीं हो पाए भविष्य में। रात में लड़का सब्जी बेच कर आ रहा था तो इतना कीचड़ फैला दिए हैं रोड में ताकि ये 3-4 बार गिरा है लड़का। बात कर लेते हैं बजट की। आज मध्य प्रदेश का बजट पेश हो गया है। बड़ी बात बजट में ये रही कि कोई भी नया टैक्स जनता पर नहीं लगाया गया, कोई भी अतिरिक्त भार जनता पर नहीं डाला गया है। वहीं जो योजनाएं मध्य प्रदेश में चल रही हैं वो योजनाएं निरंतर चलती रहेंगी। लेकिन बजट सत्र के दौरान नरसिंह घोटाले को लेकर कांग्रेस ने, विपक्ष ने काफी यहां पर हंगामा किया है। अपने भाषण में डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री ने कई बातें कही और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विस्तार न्यूज ने रिपोर्ट तैयार की है वित्त मंत्री की बड़ी बातों को लेकर, देखिए आप। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन यानी 3 जुलाई को विपक्ष के हंगामे के बीच मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया। बजट से पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि मध्य प्रदेश का बजट जनता का और जनता के लिए है। ये विशेष बजट है। अपने 90 मिनट के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कई बड़ी बातें कही। सबसे पहले आपको वित्त मंत्री की बड़ी बातें बता देते हैं। 3,65,000 करोड़ का ये बजट है। इस बार बजट में 16% की बढ़ोतरी की गई है। कोई योजना बंद नहीं होगी, यानी जन कल्याण की योजनाएं जारी रहेंगी। नए टैक्स का कोई बोझ नहीं बढ़ाया जाएगा। महिला, किसान और युवा पर पूरा फोकस होगा। 3 नए मेडिकल कॉलेज इसी साल शुरू किए जाएंगे। सड़क बने, नल जल योजना घर घर तक पहुंचा है। कृषि उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई है। केंद्र से 3800 करोड़ की अतिरिक्त राशि मिली है। अपने पूर्ण बजट में मोहन सरकार का महिला, गरीब, किसान, स्वास्थ्य और शिक्षा की योजनाओं पर फोकस रहा। वित्त मंत्री ने कहा कि जनता के हित को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है, जिससे प्रदेश के विकास को रफ्तार मिलेगी। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने महिलाओं और किसानों को लेकर क्या कुछ कहा। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए वर्ष 2024-25 में रुपये 66,000 गत वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। बच्चों के सर्वांगीण विकास की सोच के साथ हमने सीएम राइज का सपना पूरा बुना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत लगभग 150 सीएम राइज विद्यालय नवीन भवन संचालित होंगे। सीएम राइज स्कूल विद्यालय के लिए शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए वर्ष 24-25 हेतु रुपये 21,144 करोड़, बहुत बढ़िया, जो कि वर्ष 23-24 के बजट अनुमान से 34% अधिक है। वैसे तो जगदीश देवड़ा चौथी बार बजट पेश कर रहे थे। बावजूद इसके इस बार उनके लिए बजट पेश करना आसान नहीं रहा, क्योंकि बजट भाषण के दौरान विपक्ष ने वित्त मंत्री के भाषण को अनसुना कर जमकर नारेबाजी की। भ्रष्टाचार बंद करो, युवाओं को न्याय दो, युवाओं को रोजगार दो जैसे नारे लगाते रहे। और तो और कांग्रेस के विधायकों ने बजट का बहिष्कार किया और नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर निकल गए। मैं आपसे कहना अनुरोध है, आज हमारे सचिन यादव जी ने कांग्रेस की तरफ से विशेषाधिकार हनन का एक नोटिस दिया, सदन को गुमराह किया, झूठी बात करी विश्वास सारंग ने। हमने प्रमाण के साथ आज दिए कि जिस प्रकार से उन्होंने बोला कांग्रेस के समय में नियुक्ति हुई, कांग्रेस के समय रजिस्ट्रार की नियुक्ति हुई, जबकि हमने स्पष्ट रूप से नियुक्ति का आदेश बताया कि 22/9/2021 को आपकी सरकार थी, आपने नियुक्ति करी, विश्वास सारंग ने नियुक्ति करी ताकि घोटाले कर सके। विपक्ष ने भले ही नाराजगी जाहिर करते हुए बजट का बहिष्कार कर दिया हो, लेकिन जनता के सुझाव पर बनाया गया ये बजट आम जनता को कितना प्रभावित कर पाता है और उन्हें कितनी रियायतें मिलती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मध्य प्रदेश सरकार के पूरक बजट के बाद लोगों की अलग अलग राय सामने आ रही है। कुछ लोग इस बजट को जनता के हित का बजट मानते हैं, तो कुछ लोग
इसको लोक लुभावन बजट मान रहे हैं। रीवा वासियों ने क्या कुछ कहा है बजट को लेकर, सुनाते हैं आपको। मध्य प्रदेश का आज बजट पेश हो रहा है और बजट पेश में होने के पहले लोगों की क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है और आपकी बात ही दिखाएगा। तमाम लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि होने वाले जो बजट पेश होने वाला है उसको लेकर लोगों की क्या उम्मीदें हैं, क्या उम्मीद रखते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का आज बजट पेश होने वाला है। सर, हम ये सोच रहे हैं कि कम से कम पेट्रोल और गैस में तो कुछ महिलाओं को भी आराम मिलेगा, घरेलू महिलाओं को, और पेट्रोल कम होगा तो जो डेली अप डाउन करते हैं सर्विस वाले तो ये मिलेगा, और जो बहुत छोटे कर्मचारी हैं उनसे प्रोफेशनल टैक्स अगर सरकार छोड़ दे उनका। तो मोहन यादव सरकार ने अपना पहला पूर्णकालिक बजट पेश किया है। इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। विशेष तौर पर महिला, किसान और युवा के साथ ही हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। बजट को लेकर इंदौर की महिलाओं का क्या कुछ मानना है, बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय ने। मध्य प्रदेश का बजट आज पेश कर दिया गया है। मोहन यादव सरकार ने पहला पूर्णकालिक बजट पेश किया है। इस बजट को लेकर महिलाओं की क्या प्रतिक्रिया है, हम बात करेंगे। नारी शक्ति हमारे साथ मौजूद है। आज बजट पेश कर दिया है, आपको क्या लगता है किस तरह का ये बजट है और कितना फ़ायदेमंद होने वाला है प्रदेश के लिए? बिल्कुल फ़ायदेमंद तो होना ही है। जनता की हित में आज बजट पेश किया गया है। आप देखिए जितनी भी योजनाएं हैं, कोई भी योजनाएं बंद नहीं हुई हमारी, और उल्टा उनमें नया प्रावधान किया गया है। करोड़ों की राशि जोड़ी गई है ताकि इसको नया रूप दे सकें। आप क्या कहेंगे, आप किस तरह से देखते हैं इस बजट को? मेरा मानना ये है कि इस बजट में हमारे जो प्रदेश के वित्त मंत्री जी हैं उन्होंने सभी वर्गों के लिए जो है वो द्वार खोल दिए गए हैं सब। और अगर हम देखें सबसे महत्वपूर्ण प्रगतिशील प्रावधान जो मुझे लगा वो है ऊर्जा को लेकर। अगर ऊर्जा हमारे प्रदेश में अच्छी रहेगी तो सभी प्रकार के प्रगतिशील कार्य होंगे और पूरी तरह जन कल्याणकारी बजट है। और वर्तमान का जो प्रासंगिक मुद्दा है बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए जेंडर बजट को इस बार बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी गई और उसमें वृद्धि भी की गई। ये हमारी सरकार के लिए बहुत ही सराहनीय बात है और हम इससे महिला होने के नाते अति प्रसन्न हैं। और साथ ही में जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो भर्ती में फ़ीस लगती थी उसको कम करने का प्रावधान भी इस बजट में किया है, जो प्रशंसनीय है। आप किस तरह से ये बजट बहुत ही शानदार है मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए। तो मोहन जी यादव जी जो हैं उन्होंने जो पहला बजट पेश करा है, कर्णप्रिय बजट है और बहुत शानदार बजट है। हम बहुत खुश हैं। तो कर्णप्रिय बजट है और बहुत शानदार बजट है और महिलाएं तो विशेष तौर पर काफ़ी खुश है। इस तरह की बात हमारी इंदौर की महिलाओं से हुई है। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर। इंदौर से बड़ी खबर, जहां फिजिकल एजुकेशन के 28 अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ी है। सभी को इलाज के लिए अंबा अस्पताल में एडमिट किया गया। पेट में इन्फेक्शन के चलते सभी को एडमिट किया गया है। सभी की तबीयत खराब हो गई। नवलखा पर मौजूद है इंदौर फिजिकल एकेडमी इंस्टीट्यूट। सभी का प्राथमिक उपचार जारी है। हॉस्टल में रहते थे इंदौर फिजिकल एकेडमी के छात्र। खाद्य विभाग के द्वारा की जा रही है खाने की जांच। सीएमएचओ भी मौके पर पहुंचे हैं। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम इंदौर का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, आखिरकार पूरा मामला है क्या? क्या फूड पॉइजनिंग की वजह से जो थे लोग बीमार हो गए? जी बिल्कुल, देखिए फूड पॉइजनिंग हुई है। जिस हॉस्टल में ये सभी अभ्यर्थी रहते थे उसी के पास में भोजनालय बना हुआ है। बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल अलग अलग है। इन दोनों हॉस्टल के जो छात्र हैं वो जो गणपति भोजनालय है वहाँ पर जाकर ही भोजन करते थे। और कल रात को खाना खाने के बाद आज सुबह अचानक से इन लोगों की तबीयत बिगड़ी है। तबीयत बिगड़ने के बाद 28 लोगों को भर्ती करना पड़ा है। शुरुआत में 5 जो अभ्यर्थी हैं उनकी तबीयत बिगड़ी थी, उन्हें इलाज के लिए एमवाई अस्पताल लाया गया था। लेकिन थोड़ी देर बाद एक के बाद एक कर अब तक कुल 28 अभ्यर्थियों को एमवाई अस्पताल में इलाज के लिए एडमिट किया गया है। फूड पॉइजनिंग का मामला है। देखिए कल भी बहुत बड़ा मामला इंदौर में सामने आया था। वो मामला तो अभी थमा भी नहीं कि आज ये नया मामला बिल्कुल पुनीत, इंदौर को हो क्या रहा है? इंदौर को हो क्या गया है पुनीत? क्योंकि खाने के लिए इंदौर काफी फेमस है, स्वच्छता के लिए इंदौर नंबर 1 है, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं फूड पॉइजनिंग के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, वो बच्चे जो बीमार हो गए, कई की तो जान चली गई है और अब एक और मामला सामने आ जाता है। जी बिल्कुल, देखिए यही सवाल हर कोई इंदौर में उठा रहा है कि आखिर हो क्या रहा है।
तो इसमें सामने यही बात आ रही कि शायद दूषित जल का इस्तेमाल करने की वजह से यह सब का मामले सामने आ रहे हों, क्योंकि भोजन में जो जल इस्तेमाल किया गया हो वो दूषित हो, इस वजह से आज जो बच्चे आए हैं वो बीमार हुए हैं। लेकिन कल जो युग पुरुष आश्रम का मामला सामने आया था उसमें अभी तक जांच में कुछ खुलासा नहीं हुआ है कि आखिर हुआ क्या था कि 5 बच्चों की मौत हो गई और 48 बच्चे अभी भी अस्पताल में भर्ती है। तो जांच का विषय है। जांच करने के लिए सीएमएचओ खाद्य विभाग की टीम भी आज उस भोजनालय पहुंची थी जहां पर ये सभी लोग भोजन करते हैं। तो देखिए सैंपल लिए गए हैं, सैंपल की जांच आने में कितना समय लगता है सुमित आप भी बेहतर जानते हैं। जी बहुत शुक्रिया पुनीत, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी, बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। अब बात होगी कुत्तों के आतंक की, जो कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के आसपास हो रहा है। कुत्तों का आतंक जारी है। दिल्ली से आई एक महिला श्रद्धालु को कुत्ते ने काट लिया। बीते 2 महीने में कुत्तों ने 1500 से अधिक लोगों को अपना शिकार बनाया है। महाकाल मंदिर परिसर की बात हो रही है। महाकाल मंदिर के आसपास आवारा कुत्तों की तादाद 15 से ज्यादा, जो आए दिन लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। बाहर के साथ ही शहर के लोग भी इन स्ट्रीट डॉग का शिकार हो रहे हैं, परेशान हो गए। अब तो बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं खास तौर से इन कुत्तों का आसानी से शिकार बन जाती हैं। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, उज्जैन का रुख कर लेते हैं। संतोष कृष्णानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, गंभीर विषय है। महाकाल मंदिर में लाखों श्रद्धालु डेली आते हैं दर्शन के लिए, लेकिन कुत्तों का आतंक गंभीर विषय हो जाता है वहां पर। बिल्कुल सुमित, बताने विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर के दरबार और महाकाल पूरे जो एरिया है, जहाँ पूरा खुला हुआ एरिया है, यहाँ तक कि महाकाल लोग भी बना हुआ है, वहाँ पर आवारा कुत्तों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि कोई भी श्रद्धालु वहाँ से गुजरता है तो उसके पीछे लपक जाते हैं। आपस में कई कुत्ते जब आपस में भिड़ंत हो जाती है, उसके बाद फिर अगर शिकार करने के लिए कोई बच्चा दिखता है, महिला दिखता है, तो उसको नोच कर काट लेते हैं। और ऐसे कई मामले अभी संज्ञान में भी आए और जिस पर लगातार निगम काम भी कर रहा है। लेकिन अगर कोई कुत्तों को पकड़ने के लिए टीम जाती है तो वहाँ से दिल्ली से जो पशु प्रेमी हैं या जो कुत्ते प्रेमी जो रहते हैं, उनके यहाँ से केंद्रीय मंत्री, जैसे पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी है, उनके यहाँ से लेटर आ जाते कि इसी प्रकार कोई ज्यादती पशुओं के साथ ना हो। उसको लेकर कहीं ना कहीं नगर निगम को वापस बैकफुट होना पड़ता है। जैसे ही हमारे जिला प्रशासन से भी बात होती है तो उनका यही कहना है कि इस पर एक ठोस कानून बनना चाहिए, क्योंकि बार बार हम कुत्तों को पकड़ने के लिए टीम रवाना करते हैं तो कोई पशु प्रेमी हमें लेटर मांगता है, कोई हमारी शिकायत करता है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति भी यहाँ पर पैदा हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि महाकाल मंदिर के अंदर ही श्रद्धालुओं को शिकार बना लेते तो ये गंभीर विषय भी है, क्योंकि महाकाल प्रबंध समिति के द्वारा जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो क्यों आखिर कुत्तों को अंदर प्रवेश दिया जाता है, कुत्तों को बाहर क्यों नहीं किया जाता है। ऐसे में कोई अगर श्रद्धालु के साथ कोई बच्चा हो, अगर बच्चे को गंभीर तरीके से कुत्ता अगर काट लेता है तो उसकी जान भी जोखिम में आ सकती है। और 1 मई से लेकर अभी तक की बात करें तो 1500 से भी अधिक बिल्कुल इस विषय पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं हर रोज बाबा महाकाल के दर्शनों के लिए। बहुत शुक्रिया आपका संतोष, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब शौक की। शौक बड़ी चीज है और लोगों के कई अजीबोगरीब शौक भी होते हैं। यूँ तो लोगों को अलग अलग चीज़ें कलेक्ट करने का शौक़ होता है, किसी को कपड़े, किसी को जूते, किसी को एंटिक चीज़ें, किसी को बैग। लेकिन क्या आपने ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में सुना है जिसे कचरा इकट्ठा करने का शौक़ हो? दरअसल मध्य प्रदेश के मुरैना में एक सेठ जी के अजीब शौक़ है। कपड़ा व्यापारी योगेश गुप्ता कचरा इकट्ठा करने का शौकीन निकला और उसने अपने 3 मंजिला मकान में 3 ट्रॉली कचरा जमा किया। कचरे की बदबू से मोहल्ले परिवार के लोग परेशान हो गए। व्यापारी के बेटी ने इसकी शिकायत वार्ड पार्षद से की, जिसके बाद कचरा निकालने का काम शुरू हुआ। जब नगर निगम कर्मचारियों ने व्यापारी के घर से कचरा निकालना शुरू किया तो पूरी गली पट गई कचरे से। देखिए, जेसीबी लगानी पड़ी भाई साहब, जेसीबी लगानी पड़ी है कचरे को उठाने के लिए। कचरा इतना ज़्यादा था और कचरे को देखने के लिए व्यापारी के घर के बाहर मोहल्ले के लोग भी जमा हो गए कि भाई साहब ये हो क्या रहा है, क्या माजरा है। हालांकि अब तक व्यापारी ने किसी को नहीं बताया है कि उसने घर पर कचरा क्यों जमा किया था। इससे पहले भी व्यापारी के घर से 12 ट्रॉली कचरा और नींबू के छिलके मिलते हैं। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, मुरैना का रुख कर लेते हैं। सहयोगी मनोज उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, अजब ही शौक है भाई साहब के, कचरा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक उन्होंने बताया नहीं है। क्या आपके पास जानकारी है, क्या बता रहे हैं वो कि आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं? जी सुमित, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा। ये जो कपड़े के व्यापारी हैं योगेश गुप्ता जी, ये
पहले भी 2020 में कोरोना काल में इनके घर की जब सफाई की गई थी तो इन्होंने कचरा इकट्ठा किया था, तो 12 ट्रॉली कचरा और 2 ड्रम नींबू के छिलके के मिले थे। जब मोहल्ले वासी जो परेशान हो गए बदबू से, तो उन्होंने नगर निगम में शिकायत की थी। तो नगर निगम की टीम ने इसी प्रकार से 2020 में भी कोरोना काल में सफाई करवाई थी। और तभी से जो इनका ये शौक है या इनको जो भी रात के 3 बजे निकलते हैं और सड़कों से कचरा बीन कर घर में पन्नी में बांध कर एकत्रित करते हैं। वहीं यहाँ एक नेकी की दीवार है, नेकी की दीवार में जो जरूरतमंदों के लिए जो नगरवासी है वो अपने कपड़े छोड़ देते हैं, तो उन कपड़ों को भी ये रात में लाकर सबसे ज्यादा इनके घर में नेकी के दीवार के कपड़े मिले। उसके अलावा मौसमी के छिलके, जो भी गंदा कचरा होता है वो पन्नी में पैक कर के ऊपर बांध लेते हैं और कहते हैं कि ये हमारा धन है और इसे कहाँ ले जाएगा। माजरा क्या है मनोज? माजरा है क्या? कचरे से मोहब्बत है भाई साहब को या फिर कुछ मानसिक लोचा है? सुमित, मैं बताना चाहूंगा कि कचरे से मोहब्बत ही मानते हैं कि 2020 में भी कचरा एकत्रित किया था, मिला था, और आज भी 3 ट्रॉली कचरा निकला है। एक बच्ची है, 4-5 दुकानें नीचे है, कपड़े का व्यवसाय है, सब कुछ पैसा है, सब बात है। लेकिन इनका अगर इन्हें बीमारी होती है, मानसिक बीमारी होती तो बेटी इलाज कराती, लेकिन इलाज तो अभी तक हुआ नहीं है। अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ चर्चा का विषय बना हुआ है वो यही है कि जो योगेश जी है, गुप्ता जी है ना, शौकीन है, अजब है, सबसे गजब है, इसलिए कहा जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद मनोज जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, दतिया से खबर है जहां पर RLPS स्कूल से बच्ची के अपहरण का प्रयास किया गया। बच्ची को किडनैप करने की कोशिश हुई है। स्कूल से बच्ची को अगवा करने की कोशिश नाकाम हुई। व्यापारी की बच्ची का परिजन बनकर स्कूल पहुंचा था बदमाश। किडनैपर जो था वो बच्ची का परिजन बनकर स्कूल पहुंच गया था और स्कूल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई। बिना पड़ताल बच्ची को बदमाश के साथ भेज भी दिया था, भेज रहा था लेकिन प्रबंधन ने ऐसा नहीं किया। बच्ची के परिजनों के स्कूल पहुंचने पर बदमाश वहां से भाग खड़ा हुआ। स्कूल के CCTV में कैद हुआ बदमाश। बच्ची के परिजनों ने पुलिस से शिकायत की है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, सहयोगी निशांत तिवारी जुड़े हुए हैं फोन पर। निशांत, बड़ी लापरवाही हम कहेंगे स्कूल मैनेजमेंट की कि बिना कोई जानकारी के, बिना कोई जांच पड़ताल के किसी के भी साथ बच्चों को भेजा जा रहा था। जी, सबसे पहले सर मैं ये बता दूं, ये जो स्कूल है ये दतिया का काफी नामचीन स्कूल है और ये शहर के बीचों बीच स्कूल पाया जाता है। ये जानकारी मिली है कि सुबह जो स्कूल लगा था, जो किडनैपर था उसने सुबह बच्ची की मॉनिटरिंग भी की थी और जब छुट्टी के टाइम पर ये स्कूल, जब बच्ची की छुट्टी हुई तो स्कूल ये बाइक से पहुंचा, ये CD डीलक्स बाइक से पहुंचा था। जो किडनैपर ये मुंह पे अपना एक काले कलर का कपड़ा बांधे हुआ था, इस वजह से बच्ची इसको पहचान नहीं पा रही थी और ये बच्ची से बार बार बोल रहा था कि मैं इसका चाचा हूँ, मैं चाचा हूँ, लेकिन बच्ची घबराई हुई थी। जो स्कूल प्रबंधक पर आरोप लगाया जा रहा है, स्कूल प्रबंधक ने बच्ची को भेजने के लिए एग्री हो गए थे, लेकिन रास्ते में उसका जो खास चाचा था वो स्कूल पहुंच गया। जब उसने बच्ची को देखा कि अन्य व्यक्ति हमारी भतीजी को लेके जा रहा है तो उसने उससे पूछा, भाई आप कौन है? तो उसने बताया उसका चाचा हूँ। तो उसने बोला मैं उसका चाचा हूँ। तो दोनों की हाथापाई भी हुई इसी को लेकर। जब किडनैपर ने देखा कि मैं इधर पे फंसा हुआ नजर आ रहा हूँ तो वहां से वो भाग खड़ा हुआ। सीधी जानकारी प्रबंधक को दी गई है और जब जानकारी लगने के बाद अन्य गनीमत ये रही कि बच्ची का किडनैप होने से यहाँ पर रुक गया है। जैसे ही परिजन आते हैं वो वहाँ से भाग खड़ा होता है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए निशांत, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं अब मंडला से खबर, जहां जागरूकता के अभाव में धोखाधड़ी के मामले अक्सर देखने को मिलते हैं। ऐसा ही ताज़ा मामला सामने आया है जहां एक महिला ने आधा दर्जन से ज़्यादा महिलाओं को बैंक लोन दिलाने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी की, जिसके बाद आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुछ महिलाएं थाने आई थी, उन्होंने रिपोर्ट की कि एक महिला है वो एक समूह चलाती है, उसके नाम पर उसने इन्वेस्ट करवाया। तो लगभग 1,70,000 रुपये इन्वेस्ट किया था इन लोगों ने और उनको पैसे वापस नहीं दे करके उनसे और इन्वेस्ट करने की बात कर रही थी। एक तरह पूरी तरह से ये धोखाधड़ी का मामला था। तो इसमें IPC 420 के अंतर्गत इसमें FIR दर्ज की गई थी 2 दिन पूर्व और आज एक आरोपी महिला इसमें गिरफ्तार हुई है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए हादसे के बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक वीडियो जारी किया है। 4 जुलाई को उनका जन्मदिन है
और इस अवसर पर धाम की तरफ से सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने श्रद्धालुओं से, भक्तों से कार्यक्रम को लेकर एक अपील की है। वीडियो में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि 4 जुलाई को मेरे जीवन की आयु का 1 वर्ष कम हो जाएगा। बहुत व्यापक तरीके से अद्भुत आनंद उत्सव की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम एक निवेदन और प्रार्थना करना चाह रहे हैं। 4 जुलाई के उत्सव के लिए दूर दूर से आ रहे बागेश्वर धाम से जुड़े लोग हमारे प्रियजन हैं। हमारी एक प्रार्थना है कि आप लोग हमारी अपील मानें और हमें अपार प्रशंसा होगी। दरअसल उनका ये कहना था कि जन्मदिन के मौके पर बागेश्वर धाम बड़ी संख्या में लोग न पहुंचे, अपने अपने घरों में ही रहें ताकि ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो पाए, क्योंकि हाथरस में जो हुआ उससे अब सबक लेते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो आयोजक होते हैं, श्रद्धालु जो ऐसे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, उनके आयोजक अब सबक लेते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हाथरस में हुए हादसे से सबक लेते हुए पुलिस भी अलर्ट है। धीरेन्द्र शास्त्री क्या कुछ कह रहे थे, फिर उनके सुनाते हैं आपको। कि अत्यधिक भीड़ होने के कारण 4 जुलाई को आने वाले सभी प्रियजन अपने घर से उत्सव मनावे। बागेश्वर धाम की व्यवस्थाएं जो थी उससे डबल टिबल की गई, पर वो सब स्थिति ऐसी आ गई कि अब पूछो मत। इसलिए आप लोग वो वीडियो पर, यूट्यूब पर बागेश्वर धाम के फोटो वीडियो देख लेना। तो हमारा उद्देश्य है कि बुजुर्गों को परेशानी ना होवे, कष्ट ना हो जावे, कोई बीमार ना पड़ जावे, किसी का पेट खराब ना हो जावे, धक्का मुक्की ना लग जावे, और आप सुरक्षित भी रहो, ठहठहाते रहो, मुस्कुराते रहो और कोई पीड़ा ना होवे और उत्सव भी निपट जावे। तो आप गुरु पूर्णिमा की तैयारी कर लो, हम इंतजार करेंगे योजनाबद्ध तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बागेश्वर धाम की। आगे बढ़ते हैं। इंदौर के मानसिक दिव्यांग युग पुरुष धाम में बच्चों की मौत के मामले में प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। 30 जून को हुई पहली मौत की वजह संस्था ने मिर्गी को मान लिया और प्रशासन को सूचना नहीं दी, जिसके बाद 24 घंटे में एक के बाद एक 2 मौतें हो गई। इन मौत की जानकारी छिपाने का खामियाजा ये निकला कि 48 घंटे के अंदर ही 2 बच्चों की और जान चली गई। कलेक्टर आशीष सिंह ने भी इस बात को माना है कि अगर संस्था पहले बच्चे की मौत के बाद ही जानकारी दे देता तो इतनी गंभीर हालत ना बन पाते। उधर पूर्व मंत्री इमरती देवी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने के मामले में डबरा पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर डबरा के मीट मार्केट में रहने वाले लल्ला बाथम ने अपने फेसबुक अकाउंट से पूर्व मंत्री इमरती देवी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट किया था। मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होने के बाद पूर्व मंत्री इमरती देवी ने शिकायत दर्ज कराई और फिर डबरा पुलिस ने आरोपी लल्ला बाथम के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। मॉनसून के शुरू होते ही पानी भरने की समस्याएं, जल भराव की समस्याएं शुरू हो जाती हैं और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है मुरैना से, जहां इमलिया पंचायत में सड़क और नालियों के निर्माण न होने से रास्ते में बारिश का पानी भर गया, कीचड़ ही कीचड़ है, जिससे ग्रामीण खासकर बच्चे, वृद्ध और महिलाओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत इमलिया में करीब 500 मीटर की दूरी तक सड़क पर दलदल हो गया है। पंचायत के जिम्मेदारों ने सड़क और नालियों का निर्माण अधूरा छोड़ दिया। बता दें कि ग्रामीणों ने पूर्व में शिकायत की तो जिला पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों ने गांव में पहुंचकर सड़क और नाली का जल्द निर्माण कराने का आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं किया जा सका। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है ग्रामीणों को। मुरैना के हालात हैं ये, आफत बनी है बारिश। अब ये इसलिए हुआ है क्योंकि उदासीनता है जिम्मेदारों की, अधिकारियों की। सड़क का निर्माण होना चाहिए, पक्की सड़क होनी चाहिए, पानी निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। समस्या जो पानी मतलब बरसात को भरो है और मतलब नालियों को भर रहा है, निकलने के लिए रास्ता नहीं है। 5-6 महीना से मतलब पानी भर रहा है, नाली भी मतलब बनी नहीं है, लोग आओ ने जगह रोक ली थी, सब नाली अधूरी पड़ी है। समस्या निकलवे की है, पानी नहीं निकल रहा है, सब जनता परेशान है। समस्या का 5 साल चले बाबू जी, 5 सरे गए। क्यों? पानी भरा भारी घोटू घोटू। अच्छा, कब से भरा हुआ है? 15 दिन। अच्छा, बरसात का? बरसात से वैसे नाली चल रही है, नाली का भरा हुआ।
वहीं बुराली जैसा खौफनाक आत्महत्या कांड मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में भी देखने को आया है, जहां पर एक ही परिवार के 5 सदस्यों ने फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी, जिसके बाद सभी के होश उड़ गए। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी थी कि एक ही परिवार के 5 लोगों को आत्महत्या करनी पड़ी। ऐसा आत्मघाती कदम आखिर क्यों परिवार ने उठाया, जांच का विषय। देखिए, जो घटनाक्रम है काफ़ी दुखद है और गंभीर प्रवृत्ति का है। इसमें 5 लोग एक साथ मर जाना वाकई पुलिस के लिए उसके कारणों का पता लगाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। हमारा पूरा प्रयास है कि इस घटना का हम बहुत जल्दी निराकरण करें, बहुत जल्दी इसको हम निष्कर्ष तक पहुँचे कि ये घटना किन हालातों में हुई है और कारण पता लगाना हमारा काम है और हम उसको बहुत जल्दी पता लगाएंगे। और इसी के साथ ही आपका शहर आपका रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम शहरों की तमाम खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।